हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो माय डियर स्टूडेंट, आज की ये वीडियो हिंदी के लिए एक मैराथन वीडियो है। आज के इस वीडियो में बच्चों हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। और हाँ, अगर आपने वीडियो को कंप्लीट देख लिया रसगुल्लों, तो मान के चलिए आपके 80 से 90 नंबर श्योर हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं बच्चों सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को। देखिए बच्चों, जो पहला क्वेश्चन होगा आपका वो होगा गद्य से, यानी गद्य में से आपके 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। देखिए पहला प्रश्न है बच्चों पहले का कि स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं, कौन हैं? प्रेमचंद्र, धर्मवीर भारती, जयशंकर प्रसाद या हजारी प्रसाद। ठीक है ना। तो इसके ऑप्शन ये 4 हैं और आपको बताना है कि स्कंदगुप्त नाटक के लेखक कौन हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। ठीक है ना। चलिए अब हम देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि अजातशत्रु किस विधा की रचना है? अजातशत्रु ये जो रचना है वो किस विधा की है? जीवनी, नाटक, संस्मरण, आत्मकथा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों नाटक। ठीक है ना, नाटक है, अजातशत्रु नाटक है। ठीक। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि चिंतामणि के रचनाकार हैं। आपके ऑप्शन है गुलाब राय, श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर प्रेमचंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है ना। ध्यान से के क्वेश्चन को देख लेना बच्चों, 2023 के बोर्ड एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आवारा मसीहा किसकी रचना है? ऑप्शन है विष्णु प्रभाकर, महादेवी वर्मा, अज्ञेय या फिर जयशंकर प्रसाद जी। तो ये किसकी रचना है बच्चों? विष्णु प्रभाकर जी की रचना है। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंदुमती है। देखिए इंदुमती क्या है? तो हम बात करें, इसके ऑप्शन हैं प्रथम उपन्यास है, निबंध है, प्रथम कहानी है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है कि इंदुमती क्या है बच्चों? प्रथम कहानी है। और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि प्रथम उपन्यास कौन है। ठीक है ना। अभी इसको हमने कल ही बताया है और आपको कमेंट करना है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपके पद्यांश के क्वेश्चन किस प्रकार आएंगे। चलिए अब हम देख लेते हैं दूसरे का। दूसरे का में कह रहा है कि तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? ऑप्शन है 1931 में, 1943 ईस्वी में या फिर 1950 में या 1947 में। तो राइट आंसर हो जाएगा 1943 ईस्वी में। ठीक है ना। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन है कि सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों कि सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन है गुंजन, चिदंबरा, कला और बूढ़ा चांद या फिर उत्तरा। तो राइट आंसर हो जाएगा कला और बूढ़ा चांद। अगर यहीं पर पूछ लेता बच्चों, यहां पर ठीक है ना, ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछ लेता तो चिदंबरा के लिए दिया गया था। ये ध्यान देना, बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात कर रहा है तो कला और बूढ़ा चांद, अगर ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करता तो चिदंबरा के लिए दिया गया था। बात समझ में आई? चलिए बच्चों अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, किसे माना जाता है बच्चों? ऑप्शन है पद्मावत या फिर रामचरितमानस या पृथ्वीराज रासो या फिर रामचंद्रिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। सारे क्वेश्चन बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और 2023 में मैं 100% गारंटी लेता हूं कि इनमें से क्वेश्चन जरूर आएंगे, इसलिए कह रहे हैं कि एकदम अच्छी तरह से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की हिंदी का, सॉरी ये तो हो गया। चलिए अगला देख लेते हैं कि वीर गाथा काल की विशेषता है। देखिए 2022 में यहां पर पूछ लिया था कि उसमें देखिए हाँ वीर गाथा काल, उसमें रीतिकाल से संबंधित पूछा था और यहां पर वीर गाथा पूछ लिया है। तो देखिए वीर गाथा काल की क्या विशेषता है? ऑप्शन है नारी का सौंदर्य चित्रण, युद्धों का सजीव चित्रण, प्रकृति चित्रण या फिर मुक्तक काव्य रचना। तो वीर गाथा काल की विशेषता क्या है? इसमें युद्धों का सजीव यानी चित्रण किया गया है। ठीक है ना, युद्धों की रूपरेखा का प्रदर्शन किया गया है। अगला प्रश्न है बच्चों कि कामायनी किस युग की रचना है? ऑप्शन है छायावादी युग,
द्विवेदी युग, भारतेंदु युग या फिर प्रगतिवादी युग? और आपको कमेंट करके बताना है। इस क्वेश्चन को हम छोड़ रहे हैं, इस क्वेश्चन को भी कल ही मॉडल पेपर में हमने अच्छी तरह से बताया है। आपको कमेंट करना है कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की। अब किस युग की है ये आपको कमेंट करना है। चलिए अब हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। चलिए बच्चों, अब यहां से तीसरा प्रश्न देखिए, ये सिस्टमेटिक ढंग से है। इसके पहले जो आपने देखा 5 5 10 नंबर के बहुविकल्पी आएंगे, और ये बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसका जो ये प्रश्न दिए रहे हैं, ठीक है ना, ये जो दिए गए हैं रसगुल्लों, इसका आंसर यानी इसका उत्तर इसी गद्यांश में है। और आपको बता दें बच्चों, ये 5 क्वेश्चन दिया रहेगा 2 नंबर के, इस तरह से 10 नंबर का ये टॉपिक होता है। ठीक, तो यहां पर गद्यांश को सबसे पहले आपको ध्यान से पढ़ना है बच्चों। ठीक, इसमें ध्यान से एक बार देख लीजिए, कहा गया है कि भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है और संस्कृति परंपरा से निश्रित होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है, और उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है और वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण यहाँ पे आगे बोला है कि उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं हैं। ये एक गद्यांश है और इससे संबंधित आपके 5 प्रश्न दिए जाएंगे। तो बच्चों आपको देखिए, प्रश्न है पहला कि उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक व लेखक का नाम लिखिए। दूसरा है कि संस्कृति का एक अटूट अंग क्या है। तीसरा है कि किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। अगला है कि संस्कृति की क्या विशेषताएं हैं और रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो लिखेंगे बच्चों कैसे? सॉल्यूशन में हमें क्या करना है? सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें पूरा छापना नहीं, बहुत सारे बच्चे इसको छापने बैठ जाते हैं, ये एकदम समझ लो जो बेवकूफ़ी वाला काम है। आपको क्या करनी है, यहाँ पर 1-2 शब्द लिखिए, डैश डैश मारिए और लास्ट का लिख दीजिए, ऐसे लिखेंगे। ठीक है ना बच्चों? अब उसके बाद क्या करेंगे, चलिए हम प्रश्न पर आते हैं। पहला लिखेंगे आप, पहला ऐसे नंबरिंग करेंगे, फिर लिखेंगे, इसमें कह रहा है कि शीर्षक का नाम। तो यहां पर आपको संदर्भ नहीं लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के इस चैप्टर से लिया गया है, इसके लेखक, इतना लिखने की जरूरत ही नहीं रसगुल्लों, सीधा लिख दीजिए शीर्षक का नाम। शीर्षक का नाम क्या? भाषा और आधुनिकता। ये भाषा और आधुनिकता पाठ से लिया गया है बच्चों। फिर डायरेक्टली लिखिए लेखक का नाम। लेखक कौन है? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं। ठीक है ना, लिख दिए। अब दूसरा क्वेश्चन है कि संस्कृति का एक अटूट अंग क्या है। अब देखिए बच्चों, यहां पर दिया गया है भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है, तो उत्तर मिल गया। लिख दीजिए कि संस्कृति का अटूट अंग भाषा है। अगला कहा है कि किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। देखिए लिखा गया बच्चों यहां पर, इसको देखिए, उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ, उसकी मतलब किसका? संस्कृति के ही बात कर रहा है। तो लिखेंगे क्या कि संस्कृति की गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। आगे कहा है बच्चों कि संस्कृति की क्या विशेषताएं हैं। अब देखिए इसकी विशेषताएं क्या है। संस्कृति परंपरा से निश्रित होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। इसकी विशेषता यही तो है, परिवर्तनशीलता और गतिशीलता। और अगला है बच्चों की रेखांकित अंश की व्याख्या। तो मतलब जिसमें ये लाइनिंग किया है बच्चों ब्लैक में, इसका पूरा इसकी व्याख्या लिखना है कि वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इसका अर्थ अपने शब्दों में आपको लिखना है, जो भी बनाकर लिख सकते हैं लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लिखेंगे कि भाषा में जो प्रयोग प्राचीन काल से चले आ रहे हैं वे नए सांस्कृतिक परिवर्तन को व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों आपके 10 नंबर मिल जाएंगे। मान लेते हैं आपको भाई शीर्षक का नाम लेखक का नाम नहीं पता है तो एक छोड़ देते हैं ये वाला, बाकी तो इसको ये सारे के सारे इसी में से तो ढूंढ के लिखना है। 8 नंबर तो कहीं नहीं गए ना। तो इस तरह से रसगुल्लों आपको गद्यांश वाला टॉपिक हल करना है। चलिए अब हम देख लेते हैं अगला टॉपिक। अगला जो टॉपिक होगा बच्चों वो होगा पद्यांश। ठीक है ना, गद्यांश 2 होंगे, अथवा में हमने बताया है कि एक ही करना होता है तो एक एक ही लेके चल रहे हैं, 2 लिखने का कोई मतलब नहीं बच्चों। लेकिन वहां पर आपके 2 रहेंगे इसलिए और भी आसान हो जाता है। ठीक है ना, 2 रहेंगे तो भाई 2 में
केवल आपको एक ही करना है। और हाँ बच्चों, थोड़ा आवाज़ पर मत जाइएगा, आज तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा कोऑपरेट करना रसूलों, ठीक है ना। चलिए, इसमें क्या होगा बच्चों कि पद्यांश दिया रहेगा आपका, और उसके बाद आपको इससे संबंधित इसमें भी वही चीज होगा, प्रश्न होंगे कि मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और ना भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, और जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। देखिए बच्चों, इसमें राधिका जी अपने विरह का वर्णन करते हुए पवन से, वायु से कह रही हैं कि मेरे प्रभु श्री कृष्ण नव जलद यानी नवीन बादल यानी मेघ वर्ण वाले और कमल जैसे आंखों वाले, जाके आए ना मधुबन से यानी जब से मथुरा गए हैं तब से वहां से नहीं लौटे हैं, और ना तो कोई संदेशा कि भाई चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। तो प्रभु श्री कृष्ण राधिका जी को छोड़ करके चले गए हैं मथुरा में, तो राधिका जी उन्हीं के विरह में पागल हो रही हैं। आगे कहा कि ये पवन से कहते कि मैं रो रो के विरह प्रिय विरह से बावली हो रहे हैं, कि मैं प्रभु श्री कृष्ण के प्रेम वियोग में रो रो करके मैं पागल होती जा रही हूँ, पागल हो रही हूँ, और जाके मेरी सब दुख कथा तू श्याम को सुना दे कि हे पवन तू जा और मेरी सारी जो दुख भरी ये कहानियां हैं प्रभु श्री कृष्ण को सुना दो, ताकि उनको दया आ जाए और हो सके वो हमसे मिलने चले आएं। तो इस तरह से रसगुल्लों पद्यांश है। अब इसमें भी आपको सेम पैटर्न का क्वेश्चन होगा। सबसे पहले पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। दूसरा है कि राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राधा की मनोदशा कैसी है। अगला प्रश्न बावली और नौ जलद का अर्थ क्या है, और अगला है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। है ना मजेदार क्वेश्चन। चलिए इस सारे क्वेश्चन का हम पोस्टमार्टम करते हैं। तो आप लिखेंगे बच्चों कैसे, सबसे पहले क्या है, जो भी पद्यांश है एक दो अक्षर लिखिए, ठीक है ना, एक दो शब्द लिखिए, उसके बाद डैश डैश करिए, लास्ट का लिख दीजिए यहां से ऐसे। फिर उसके बाद आएंगे पहला, इसमें भी सेम करना है, पूरा ऐसा छापना नहीं है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, जब कहेगा यहां पर संदर्भ लिखिए तब आप उस फॉर्म में लिखना। बाकी बच्चों हमेशा ज्यादातर यही आता है कि पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए, तो ऐसे शीर्षक बना दीजिए, लिख दीजिए पवन दूतिका से है, कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन कि राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती हैं, तो भाई सब कुछ तो जायज हो गया, यहाँ पर जाहिर हो गया ना कि राधा पवन दूतिका द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती हैं। अगला है कि राधा की मनोदशा कैसी है, तो राधिका जी क्या है, उनकी हालत बबुआ खराब हो गई है, कैसे, रो रो के। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे बच्चों कि राधा जी श्री कृष्ण के विरह में रो रो कर बावली हो रही हैं, यानी पागल हो रही हैं, ये उनकी मनोदशा है। अगला है बावली और नौ जलद का अर्थ क्या है, तो बावली का अर्थ है पागल बच्चों, और नौ जलद का नए बादल या नवीन मेघ या फिर बादल, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब रेखांकित अंश का मतलब है बच्चों यहाँ पर जो भी लाइनिंग की है उसका व्याख्या करना है। तो अभी हमने इसको बहुत ही अच्छी तरह से इसका मतलब अर्थ बताया है कि मेरे जो प्रभु श्री कृष्ण हैं नौ जलद यानी नवीन मेघ वाले यानी नए बादलों जैसे और कमल जैसे नेत्र वाले, जब से मथुरा गए हैं तब से वापस नहीं आए और ना तो कोई संदेशा भेजा है। तो यहाँ पर वही चीज लिखेंगे बच्चों कि राधिका जी पवन दूतिका से कहती हैं कि नए बादलों जैसी शोभा वाले तथा कमल जैसे नेत्र वाले मेरे प्रिय श्री कृष्ण मथुरा से अभी तक नहीं आए और ना ही कोई संदेश भेजा है। तो इस तरह से बच्चों आप इसका अर्थ लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम देख लेते हैं अगला टॉपिक। चलिए अगला जो टॉपिक है बच्चों वो है लेखक के साहित्यिक परिचय को लेकर के, और रसगुल्लों बात करें ये टॉपिक 5 नंबर का है। और एक चीज इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है बच्चों वो है 80 शब्द सीमा का ध्यान अपने दिमाग में हमेशा रखना बच्चों। इस बात को हमेशा अपने माइंड में रखना कि हमें शब्द सीमा कितना रखना है, 80 शब्द। मैक्सिमम कहेगा 80 तक ले जाइए, और आप बहुत ज्यादा ले जाना चाहते हैं तो आप 90 शब्द ले जाइए। बाकी 150-200 शब्द जो छपाते हैं ना, कोई मतलब नहीं बच्चों, नंबर एक भी एक्स्ट्रा नहीं मिलना है, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं। बहुत सारे बच्चे बोल भी रहे थे कि वासुदेव शरण जी अग्रवाल जी का साहित्यिक परिचय दीजिए, सो आज इसमें कवर हो जाएगा।
ठीक है ना। चलिए तो देखिए वासुदेव शरण अग्रवाल जी का हम साहित्यिक परिचय लिख रहे हैं। कैसे लिखना है ध्यान से समझना, एक बार अच्छे से इसको आप देख लेंगे ना तो दोबारा देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसमें लिखेंगे बच्चों, देखिए सबसे पहले लिखना होता है जीवन परिचय। भाई साहित्य के पहले उनका जीवन क्या है, कहाँ जन्म हुआ, कैसे उन्होंने शिक्षा दीक्षा ली, फिर मृत्यु कब हुई, तो सारी चीज़ें मेंशन करनी होती हैं। जीवन परिचय में लिखेंगे बच्चों कि वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ, क्या लिख दिए हैं भाई, मेरठ, ठीक है ना, मेरठ जिले के खेड़ा गांव में हुआ था और इनका बचपन लखनऊ में बीता। ठीक है ना, इनका बचपन कहां पर बीता बच्चों, लखनऊ में, और इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी यहीं पर हुई। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से पाणिनि कालीन भारत की उपाधि प्राप्त की। आगे लिखेंगे इनको पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषा का अच्छा ज्ञान था और भारतीय संस्कृति के इस महान साहित्यकार का स्वर्गवास सन 1967 ईस्वी में हो गया। बहुत ज़्यादा रामायण नहीं लिखना है, फिर से बोल देते हैं। ये जीवन परिचय हो गया। फिर हम लिखेंगे बच्चों साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में क्या लिखेंगे कि अग्रवाल जी भारतीय संस्कृति, पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास के प्रसिद्ध पंडित एवं अन्वेषक थे। पंडित का मतलब जरूरी नहीं अगर कोई जाति से पंडित हो तभी, पंडित का मतलब इन सब के बहुत ही बड़े ज्ञाता थे। और अन्वेषक का मतलब एक प्रकार के क्या है, जैसे पुरातत्व, ये पुरातत्वविद होते हैं ना, तो जो खोजकर्ता के जिसको कहते हैं, तो ये पुरानी चीज़ों को बहुत ज़्यादा जानने के इच्छुक थे और उन पर रिसर्च करते थे। ठीक है ना। आगे लिखेंगे बच्चों कि इन्होंने प्रागैतिहासिक, वैदिक और पौराणिक धर्म आदि पर आधारित निबंधों की रचना की और निबंध के अतिरिक्त इन्होंने पाली, प्राकृत और संस्कृत के अनेक ग्रंथों का संपादन किया। ये हो जाएगा बच्चों साहित्यिक परिचय में। अब हम देख लेते हैं इनकी कृतियों के बारे में। तो हम हेडिंग बनाएंगे कृतियां। कृतियां में लिखेंगे बच्चों निबंध। निबंध में क्या है, पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, भारत की एकता, कल्पवृक्ष आदि। संपादन किसका किया था, पाली, प्राकृत, संस्कृत के आदि ग्रंथों का। ठीक है ना, इन सबके भाषाओं के ग्रंथों का संपादन किया था। और इनकी आलोचना मतलब जो है, कौन कौन सी आलोचना, जो रचनाएं हैं कौन सी हैं, पद्मावत की संजीवनी व्याख्या और हर्ष चरित का सांस्कृतिक अध्ययन। ये हो जाएगा कृतियां। तो चलिए बच्चों इसको जरूरी है स्क्रीनशॉट करना। चलिए इतना कर लीजिए, पहले जीवन परिचय, फिर हो गया रसगुल्लों साहित्यिक परिचय, और ये रहा कृतियां। ठीक है ना। चलिए अब हम देख लेते हैं अगला टॉपिक। चलिए अगला जो टॉपिक होगा बच्चों वो होगा कवि का, क्योंकि गद्य के लेखक का साहित्यिक परिचय होगा, दूसरा पद्य में जो भी कवि होते हैं उनका साहित्यिक परिचय, है ना। और ये टॉपिक भी रसगुल्लों सेम नंबर का होगा और इसमें भी आपको 80 शब्द में ही निपटारा करना है। भाई साहब वहाँ गिनने की ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन हमें इस तरह से लिख कर के प्रैक्टिस करना है बच्चों कि इससे ज़्यादा ना जाए, 90 हो जाए, 100 हो जाए, मैक्सिमम बात कर रहे हैं। नहीं तो उसमें तो पहले ही लिख देता है कि अधिकतम शब्द सीमा 80 लिखिए, तो ज़्यादा लिखने से क्या मतलब, मिलेंगे 5 ही नंबर। भाई चाहे आप 150 शब्द लिखिए, 80 शब्द ज़्यादा लिखेंगे आपका ही नुकसान होगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे, क्योंकि हिंदी में बहुत ज़्यादा लिखना है। फिर से बोल देते हैं बच्चों, पहले दिन हालत खराब हो जाएगी, इसलिए इस बात का ध्यान देना। तो चलिए हम जयशंकर प्रसाद जी का साहित्यिक परिचय और उनकी कृतियों के बारे में देख लेते हैं। कैसे लिखेंगे रसगुल्लों, ध्यान से देखना। लिखेंगे बच्चों यहाँ पर कि यहाँ जीवन परिचय में लिखेंगे कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था और इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। अगर हम बात करें, ये तंबाकू के एक व्यापारी थे। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा लिखने की भाई उनकी जन्म कुंडली पूरा नहीं छापना है, आपको जितना लिखना है उतना ही लिखिए। लिखेंगे कि बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के बाद इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी और घर पर ही इन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि का गहन अध्ययन किया था। इन्हें डीपली
क्या है, स्टडी की थी। ठीक है ना भाई, अंग्रेजी में नहीं लिखना है, आपको लिखना है गहन अध्ययन ही किया था। आगे लिखेंगे कि इनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, यानी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा था। क्यों? क्योंकि बच्चों ये बहुत ही एकदम सामान्य किस्म के पुरुष थे, यानी बहुत ही दयालु प्रकृति के थे। इसलिए क्या थे कि भाई इनको दुनिया भर के लोग चूतिया बना करके चले जाते थे, और ऐसे ऐसे होते होते ये क्या है, बहुत ज़्यादा यानी कर्ज में डूब गए और इनकी आर्थिक स्थिति खराब होती चली गई थी। और उसके बाद ऊपर से भाई रोग ने भी इनको जकड़ लिया था। तो लिखेंगे कि क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण सन 1937 ईस्वी में अल्पावस्था यानी अल्प आयु में ही, ठीक है ना, जिसको जवानी कहते हैं बच्चों, तो अल्प आयु में ही इस महान साहित्यकार का स्वर्गवास हो गया था। यानी पूरी अगर हम बात करें, इनका बुढ़ापा नहीं आया था। ठीक है ना, तो ये हो गया जीवन परिचय। अब साहित्यिक परिचय में क्या लिखेंगे बच्चों? जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के प्रवर्तक थे। देखिए मिल गया भाई साहब। अब ये आपको बहुविकल्पी में एक क्वेश्चन हमने छोड़ा था कि आप आंसर देना, तो मिल गया। अब आपको ज़रूरत ही नहीं है ना, कि छायावाद के प्रवर्तक थे। और इसके साथ साथ ये नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार भी थे। और इनके काव्य में प्रेम और सौंदर्य का चित्रण होता है। ठीक है ना, यानी इनके कोई भी आप काव्य पढ़ेंगे तो उसमें प्रेम की बातें ज़्यादा होती हैं, नायक और नायिका का जिक्र ज़्यादा होता है। तो आगे लिखेंगे ये अनेक विषयों एवं भाषाओं के प्रकांड पंडित थे, मतलब ये एक प्रकार के ज्ञाता थे। ठीक है ना, तो ये लिखेंगे बच्चों हम साहित्यिक परिचय में। चलिए अब हम देख लेते हैं कृतियाँ। कृतियाँ में क्या लिखेंगे कि इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। काव्य संग्रह में क्या क्या इन्होंने लिखा बच्चों? आंसू, लहर, झरना, कामायनी। और कहानी कौन कौन सी है? आधी है, इंद्रजाल है, आकाशदीप, और सारी हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं छापना आपको। नाटक कौन कौन से? अजातशत्रु, एक घूंट, कामना। और उपन्यास क्या है? कंकाल, तितली, इरावती। और इरावती क्या है भाई, ये पूरी नहीं हुई थी, उसके पहले ही इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक, तो ये अपूर्ण है। तो इस तरह से बच्चों आप क्या है, कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों के बारे में लिख सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं अगला टॉपिक क्या होगा। चलिए अगला जो टॉपिक होगा बच्चों वो होगा आपकी किताब में जो कहानी है उसका सारांश या फिर उसका उद्देश्य। कहेगा कि भाई पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए, अथवा में कहेगा इसके उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। और इसको भी जरूरी है बच्चों शब्द सीमा ध्यान में रखना, 80 शब्द मैक्सिमम आपको खर्च करने हैं। ठीक है ना, चलिए देख लेते हैं कैसे लिखेंगे। हेडिंग बनाना है कि पंचलाइट कहानी का उद्देश्य, और हम सजेस्ट करेंगे बच्चों उद्देश्य लिखने के लिए ही, इसीलिए हम ये बता रहे हैं क्योंकि कहानी में हमने ऑलरेडी आपको बताया है वो 150 से 200 शब्द खा जाएगा। मतलब कुछ नहीं बच्चों, नंबर उतने ही मिलने हैं। और ये भी हम बात करें ये जो टॉपिक है ये भी आपका 5 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए कहानी का उद्देश्य। अब पंचलाइट क्या है आप जानते हैं, इसमें क्या है पंचलाइट, एक जैसे क्या है कि पंचलाइट जलाने की बात होती है। ठीक, कि किस प्रकार गांव के जो लोग हैं टोलियों में विभाजित हैं, बटे हुए हैं, और क्या करते हैं मेले में एक पंचलाइट खरीदते हैं। ठीक, और उसको जलाने की बात, इन सब के बारे में क्या थोड़ा बहुत लव स्टोरी भी मिक्स है, तो कहानी बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन उद्देश्य का मतलब इस कहानी का क्या उद्देश्य है, ये कहानी हमें बताना क्या चाहती है, वो चीज होता है। लिखेंगे बच्चों की पंचलाइट श्री फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित एक आंचलिक कहानी है। आंचलिक का मतलब एक गांव की कहानी है, एक जैसे गांव का परिवेश होता है ना, ठीक है ना, वही उसको बोलते हैं आंचलिक। ठीक, जिसमें रेणु जी ने ग्रामीण परिवेश को अत्यंत सुंदरता के साथ उभारा है। फिर आगे लिखेंगे कि ग्रामवासी जाति के आधार पर किस प्रकार टोलियों में बंट जाते हैं और ईर्ष्या द्वेष की भावना से भरे रहते हैं, इन सब का बड़ा ही सुंदर और यथार्थ चित्रण इस कहानी में किया गया है। इन्होंने बताया है कि किस तरह से लोग टोलियों में बंट जाते हैं और एक दूसरे के अंदर ईर्ष्या की भावना रखते हैं, इन सब का बहुत ही अच्छा चित्रण किया है। आगे लिखेंगे कि बच्चों इस कहानी में रेणु जी ने प्रत्यक्ष रूप से ग्राम सुधार की प्रेरणा भी दी है। ग्रामीण परिवेश का वास्तविक चित्रण ही इस कहानी का उद्देश्य है। यानी जो गांव मतलब वहां पर ग्रामीण परिवेश है, जो गांव का वातावरण है बच्चों, उसका वास्तविक चित्रण यानी उसके बारे में जितना हो सके सजीव चित्रण करना ही इनका उद्देश्य है।
और इसी के साथ रेणु जी ने यह भी सिद्ध किया है कि आवश्यकता बड़े से बड़े संस्कार और निषेध को अनावश्यक सिद्ध कर देती है, अर्थात आवश्यकता पड़ने पर बड़े से बड़े दोष भी हटाए जा सकते हैं। देखा होगा इसमें क्या है कि जो गोधन होता है उसके ऊपर भाई जुर्माना लगा होता है, वो क्या है भाई उसके ये दोष होता है कि वो गांव से गलियों से जब गुजरता है वो गाने गाता है, सीटी मारता है, तो इसके कारण उसको गांव से निकाल दिया गया था, हुक्का पानी बंद कर दिया गया था। लेकिन पंचलाइट का जब जलाने की बात आई तो केवल वही जानता था, इसलिए उसके दोष को माफ कर दिया गया क्योंकि भाई ज़रूरत थी। तो वही कह रहा है कि ज़रूरत यानी आवश्यकता पड़ने पर बड़े से बड़े दोष भी हटाए जा सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों आप क्या है कहानी का उद्देश्य लिखेंगे। चलिए इसको भी स्क्रीन शॉट कर लीजिए, मज़ेदार टॉपिक है। चलिए अब हम देख लेते हैं अगला टॉपिक। चलिए अगला जो टॉपिक होगा बच्चों वो होगा खंड काव्य पर आधारित प्रश्न। इसमें 2 प्रश्न होंगे अथवा में रहेंगे। इसमें भी शब्द सीमा ध्यान में रखना है बच्चों, 80 शब्द। देखिए इसमें जो क्वेश्चन का पैटर्न आता है रसगुल्लों वो आता है ज्यादातर नायक का चरित्र चित्रण, नायक का चरित्र चित्रण, ठीक है ना, नायक का चरित्र चित्रण। तो ये अलग अलग चलता है हर जगह पर, एक नहीं बच्चों, ठीक। आपके यहाँ जो भी खंड काव्य चलता है उनके नायक का चरित्र चित्रण आपको लिखना है, ठीक। अथवा में दिया रहता है किसी सर्ग का सारांश, तो नायक का चरित्र चित्रण याद कर लीजिए, बढ़िया है, ठीक ना। जैसे श्रवण कुमार वाला है, उसके बाद आलोक वृत्त है, रश्मि रथी है, ठीक। तो उन सब में जो जहां पर चलता है तो आप अपने खंड काव्य पर आधारित उनके नायक का चरित्र चित्रण तैयार कर लीजिए। ये टॉपिक भी बच्चों 5 नंबर का होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या होगा। चलिए अब हमें बच्चों जो 9वां टॉपिक करना है वो आ जाता है खंड बा के अंतर्गत, मतलब खंड हम बात करें खा के अंतर्गत, ठीक। का और खा होता है। और इसमें अगर हम बात करें बच्चों, देखिए हमें इसी वे में करना है जैसे हम शुरू से आपको बताते चले आए हैं, क्योंकि ये सारे के सारे जो टॉपिक हैं ये नंबर वाले हैं। 1-2 नंबर वाले तो आप बाद में भी कर सकते हैं, वो आसान होते हैं। पहले हमारा टारगेट होना चाहिए इन टॉपिक पर। तो चलिए बच्चों इसमें क्या होगा, देखिए इसमें क्या है कि संस्कृत का कोई गद्यांश दिया रहेगा और उसको संदर्भ सहित अनुवाद करना होगा। जैसे एक दिया है बच्चों, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% 2023 में भी आएगा, इसमें कोई 2 राय नहीं है। अब किसके सेट में आएगा भाई साहब वो तो एग्जाम में ही पता चलेगा। देखिए बच्चों आपको गद्यांश को पढ़ना है और इसका अर्थ लिखना है। तो दिया है कि महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पटु पत्र कारश्च आशित, फिर उसके बाद का है परमश्च सर्वोच्च गुणा जन सेवयो आशित, फिर कह रहा है यत्र कुत्रापि अयम जनान दुखितान, ठीक है ना। देखिए इसे अगर हम बात करें बहुत सारे बच्चों को समझ में ही नहीं आता ये कहाँ का है। देखिए नाम में ही रखा है कि महामना विद्वान, तो इसका मतलब है बच्चों महामना मालवीय जी से, ठीक है ना। महामना मालवीय जो चैप्टर है उसी में से ये लिया गया है, ठीक है ना। अर्थ क्या है बच्चों, महामना यानी महामना, ठीक, जो महामना मालवीय हैं। विद्वान यानी एक विद्वान वक्ता, वक्ता का मतलब ये क्या है, जैसे लोगों को बहुत ज्यादा ज्ञान देते थे, कोई भी बातें हैं तुरंत जवाब दे देते थे। वक्ता का मतलब है जो भाषण देते हैं, बातचीत करते हैं, बोलते हैं। तो एक विद्वान वक्ता, धार्मिक नेता, पटु माने कुशल, कुशल पत्रकार थे, ठीक। महामना मालवीय जी क्या थे, एक विद्वान वक्ता थे, धार्मिक नेता थे और एक कुशल पत्रकार थे। कह रहा है कि परमश से सर्वोच्च गुणा, लेकिन कह रहा है कि परमश से सर्वोच्च गुणा, लेकिन क्या है इनका सर्वोच्च गुण लोगों की सेवा करना था। जन सेवा मतलब लोगों की सेवा, आशित माने था, इनका जो सर्वोच्च गुण था वो था लोगों की सेवा करना। यत्र कुत्रापि मतलब ये जहां कहीं भी, अयम देखिए कह रहा कि यत्र कुत्रापि जहां कहीं भी, अयम माने ये, जनान माने लोगों को, जहां कहीं भी ये लोगों को दुखी, और कह रहा कि पीड्य मानांश च पश्यत मतलब, और जहां पर देखिए जहां पर ये लोगों को दुखी और पीड़ित देखते थे, तत्रैव सा शीघ्र में उपस्थिता, और तुरंत ही वहां पर वो शीघ्र में का मतलब है शीघ्र ही, तुरंत ही, ठीक। तत्रैव माने वहां पर, वह सा माने वह, उपस्थित हो करके, सर्वविधम माने सभी तरह से उनकी क्या सहायता करते थे। ये लोगों को जहां कहीं भी दुखी और पीड़ित देखते थे,
शीघ्र ही वहां पर पहुंचकर या उपस्थित होकर के हर तरह से उनकी सहायता करते थे। फिर आगे लिखेंगे कि प्राणी सेवा अस्य स्वभाव एवासीत की, लोगों की सेवा करना ही इनका क्या था, स्वभाव था। ठीक, तो इस तरह से क्या है आपका एक गद्यांश आएगा और इसमें बच्चों आपको अर्थ लिखना होगा। चलिए परेशान मत रहिए, कल हम सारे महत्वपूर्ण गद्यांश को एक बार अच्छी तरह से हिंदी में अनुवाद एक्सप्लेन कर देंगे ताकि कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। अब लिखेंगे बच्चों संदर्भ में, संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत खंड के महामना मालवीय नामक पाठ से लिया गया है। अब उसके बाद बच्चों आप हेडिंग बनाएंगे अनुवाद। अब अनुवाद में जो कुछ भी अभी हमने इसका अर्थ बताया वही आपको लिख देना है। तो इस तरह से बच्चों आपके ये जो टॉपिक होता है, ये टॉपिक आपका 7 नंबर का होता है। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत कठिन नहीं होता, इसलिए कह रहे हैं भाई इसको हमें जाने नहीं देना है। चलिए अब हम देख लेते हैं अगला टॉपिक। चलिए 10वां जो टॉपिक है बच्चों वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% 2023 में भी आएगा, छाप के रख लेना बच्चों, बहुत ही अच्छी तरह से समझ लेना, क्योंकि एक ही चैप्टर है सुभाषित रत्नानी और उसी में से आपके 5 सेट 7 सेट जितने भी सेट बनेंगे रसगुल्लों सब में वहीं से क्वेश्चन आएंगे। और ये वाला जो श्लोक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए कहा गया है कि निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समा विशतु गच्छति वा यथेष्टम अद्यव व मरणामस्तु युगांतरे व न्यायात पथ प्रविचलन्ति पदम ना धीरा। कह रहा कि निंदन्तु नीति निपुणा, निंदन्तु मतलब निंदा की जाए, चाहे निंदा यानी मतलब होता है बच्चों बुराई करना, नीति निपुण मतलब नीति में निपुण, नीति में लीन। ठीक, यदि वह स्तुवंती या उनकी स्तुति की जाए यानी बढ़ाई की जाए, नीति में निपुण लोगों की चाहे निंदा की जाए चाहे उनकी बढ़ाई की जाए। लक्ष्मी समाविशतु चाहे लक्ष्मी आए, गच्छतु व यथेष्टम चाहे अपनी इच्छानुसार चली जाएं, यानी लक्ष्मी आए चाहे अपनी इच्छानुसार चली जाएं, और अद्यव व मरणम अस्तु चाहे मृत्यु आज ही हो जाए, युगांतरे व और चाहे तो बच्चों युगों बाद, लेकिन कह रहा न्यायात पथ प्रविचलन्ति पदम ना धीरा, लेकिन न्याय के पथ पर चलने वाले जो लोग होते हैं, धीर पुरुष होते हैं, वो जरा सा भी विचलित नहीं होते हैं। समझ में आ गया बच्चों, लिखना क्या है कि नीति में निपुण लोगों की चाहे निंदा की जाए चाहे उनकी क्या है बढ़ाई की जाए, लक्ष्मी चाहे आए या अपनी इच्छानुसार चली जाएं, उनकी मृत्यु आज ही हो जाए या फिर युगों के बाद हो, लेकिन न्याय के पथ पर चलने वाले अपने मार्ग से जरा सा भी विचलित नहीं होते हैं। इस तरह से इसके अर्थ हो जाएंगे बच्चों। और इसमें देखिए, इसमें आपको लिखना है इसका संदर्भ। संदर्भ में क्या लिखेंगे, वही चीज कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत खंड के सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है। अनुवाद में रसगुल्लों जो भी बताया छाप दीजिए। हालांकि इस पर हमने वीडियो बनाया, सारे इंपॉर्टेंट जो श्लोक हैं, बाकी डोंट वरी, आप बोलेंगे तो हम फिर से सारे महत्वपूर्ण श्लोक को अच्छी तरह से समझा देंगे। और ये टॉपिक भी रसगुल्लों आपका 7 नंबर का होगा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं अगला टॉपिक। चलिए 11वां जो टॉपिक होगा बच्चों वो होगा आपका मोहल्ले की सफाई हेतु उससे संबंधित या नगर निगम अधिकारी को एक पत्र। ठीक है ना, यानी आपको सबसे पहले इन सारे टॉपिक को ही करना है जिस वे में हमने बताया है। पहले हमारा काम यह है बच्चों, हम सारे जो आपके क्या हैं स्कोरिंग टॉपिक हैं, यानी ऐसे टॉपिक जो आपको ज्यादा नंबर देते हैं उनका पोस्टमार्टम करिए। बाकी 1-2 नंबर वाले तो भाई वो क्या है, हलवा है, बाद में भी आप कर लेंगे। तो इसमें बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई अगर आपके 5 से 7 सेट बनते हैं तो 3 और 4 सेट में 3 से 4 सेट ये आपके मान के चलिए 3 से 4 सेट में तो ये भाई क्या है अपना झंडा गाड़ देगा। यानी ये लगभग कहीं ना कहीं हर एक सेट में पूछा ही जाता है बच्चों, अथवा में भले कुछ रहे। ठीक, कि मोहल्ले की सफाई हेतु पत्र 2022 का पेपर आप देखेंगे 4 से 5 सेट में आया था। लिखेंगे बच्चों कैसे, टॉपिक है 6 नंबर का और आसान होता है। लिखेंगे सेवा में, और गलती करते हैं बच्चों बहुत सारे बच्चे की इसी के जस्ट नीचे छाप देते हैं ये वाला,
ये गलत तरीका है, नंबर कट जाएंगे, एक नंबर नहीं मिलेंगे। आपको पता होना चाहिए इस तरह से जो देता है, यानी आपके जो 2 नंबर हैं वो केवल इतना भी लिख दिए ना, मिल गए। 6 नंबर तो पूरा यहाँ पर रामायण लिखने के लिए। तो इसमें कैसे लिखेंगे बच्चों, सेवा में। उसके बाद क्या करना है, जस्ट इसके साइड से यहां से शुरू करिए, स्वास्थ्य अधिकारी प्रयागराज उत्तर प्रदेश। आप जहां से हैं मेंशन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। विषय में लिखिए मोहल्ले की सफाई हेतु पत्र। ठीक, विषय यही है भाई, विषय तो यही है ना कि मोहल्ले की सफाई करना है। अब ऐसा थोड़ी ना है कि आपकी लड़ाई झगड़ा हो गया है किसी से। अब श्रीमान, इसके जस्ट नीचे लिखेंगे श्रीमान, और फिर आपको यहां से नहीं लिखना है, इसके जहां तक श्रीमान लिखा है इसके नीचे इतना देखिए खाली ही छोड़ना है। शुरू करेंगे इसके कॉमा लगाने के बाद यहां से कि सविनय निवेदन है कि हम गोविंदपुर प्रयागराज के निवासी गंदगी से भरे वातावरण में रहने को मजबूर हैं। आप कोई भी लिख दीजिए, ठीक है ना, लिख दीजिए सविनय निवेदन है कि हम रामगढ़ के निवासी हैं। रामगढ़ मतलब जहां गब्बर रहता है। ठीक, तो भैया वहां से लिख सकते हैं, आप जहां से हैं लिख दीजिए बच्चों, दिक्कत नहीं है। फिर आगे लिखेंगे कि आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे क्षेत्र में पिछले कई दिनों से कोई सफाई कर्मचारी नहीं आ रहा है, जिसके कारण जगह जगह पर गंदगी और कूड़ा करकट का ढेर लग गया है। आगे लिखेंगे कि नालियों में गंदगी के कारण मच्छरों का प्रकोप इस हद तक बढ़ गया है कि दिन का चैन और रात की नींद हराम हो गई है। यानी जो मच्छरवा हैं भाई, ये क्या है, हमारी निदियाँ बर्बाद कर दिए हैं, है ना। तो यही पर लिखेंगे बच्चों ऐसा। फिर आगे लिखेंगे कि अगर ऐसा ही रहा, यानी अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही पूरा मोहल्ला महामारी की चपेट में आ जाएगा। आगे लिखेंगे अतः आपसे निवेदन है कि जल्द से जल्द हमारे क्षेत्र का निरीक्षण व उचित सफाई करवाएं, आपकी महान कृपा होगी। यहाँ पर लिखना चाहते धन्यवाद लिख दीजिए और समस्त निवासीगण, दिनांक लिखना है मेंशन कर दीजिए, ठीक है ना, प्रयागराज एड्रेस वगैरह। तो इस तरह से बच्चों आप क्या लिखेंगे, स्वच्छता के लिए आवेदन पत्र लिखेंगे। तो चलिए इसको यहाँ पर क्या है, स्वच्छता के लिए जो लिखेंगे पत्र ना, हाँ चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इतना कर लीजिए। उसके बाद ये रहा आधा। ठीक, चलिए बच्चों अब हम देख लेते हैं अगला टॉपिक हमें कौन सा करना है। और अगला जो टॉपिक हमें सॉल्व करना है बच्चों वो है निबंध। निबंध की बात करें, ये तो आपका एग्जाम में 9 नंबर में आता है, इसलिए इसे भी हमें पहले ही निपटाना है, ठीक है ना बच्चों, ताकि ये छूटने ना पाए, क्योंकि ये आसान टॉपिक होता है। और इसमें अगर हम निबंध में बात करें, सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है पर्यावरण संरक्षण या फिर पर्यावरण प्रदूषण कारण व निवारण, ये तो ज़रूर आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा आतंकवाद है बच्चों। तीसरा बेरोजगारी या भारतीय किसान की स्थिति, या तो जैसे मेरा प्रिय कवि, ठीक, मेरा प्रिय कवि देता है, और एक आता है नई शिक्षा नीति। ठीक, तो आप अगर एक बार भी अगर निबंध अच्छे से पढ़ लेंगे बच्चों तो आप इजीली इसको लिख सकते हैं। एक प्रकार का पूरा समझ लीजिए लेक्चर होता है, और आप एक बार अगर किसी भी क्वेश्चन बैंक में बस एक निगाह देखते जाइए और आराम से इसको कर लेंगे। तो ये रहे बच्चों 12 ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक जिनको अगर आप एग्जाम में करते हो तो इन 12 टॉपिक के जरिए आपको 80 से 90 नंबर तक मिल जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें आसान में, रस छंद अलंकार 2-2 नंबर का होता है बच्चों, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, मुहावरा वाला टॉपिक है, और इसमें फिर क्या है, अगला है संधि है। ठीक, संधि के अलावा आता है इसमें क्या करते हैं, शुद्धिकरण जो, ठीक है ना, वाक्य को शुद्ध बनाने के लिए। तो ये सभी जो टॉपिक आते हैं बच्चों, ये सब 2-2 नंबर वाले होते हैं, और आई थिंक ये हर एक स्टूडेंट कर भी लेते हैं, ठीक है। लेकिन बच्चों आज हमने जो ये 12 महत्वपूर्ण टॉपिक बताया, ये आपको हर हाल में एकदम कंप्लीट करके रख लेना है, अच्छे से अभी से तैयारी करके रख लेना है, ताकि एग्जाम में हमारे साथ धोखा ना होने पाए। तो बस बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ रसूलों वीडियो को लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।